सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 10वीं का जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया था, उसके बाद से निरंतर मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर कक्षा 12वीं का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका भी एक आप भाग बनाइए। लेकिन उस समय शुरुआत में केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया था और उन्होंने अब कक्षा 12वीं का भी मॉडल टेस्ट पेपर जारी कर दिया है। तो इस भाग में हम कक्षा 12वीं के मॉडल टेस्ट पेपर का एक एक प्रश्न के हिसाब से पूरा विश्लेषण करेंगे, बारीकी से समझिए और उसके बाद में उसी हिसाब से हम तैयारी भी करेंगे। तो कक्षा 12वीं में जो हिंदी अनिवार्य है उसके अंतर्गत हमारी जो पुस्तकें चलती है, एक चलती है आरोह, जिसके अंतर्गत गद्यांश और पद्यांश, दो भाग, गद्य भाग और पद्य भाग, इस प्रकार दो भाग है, और एक चलती है वितान। तो इन दोनों पुस्तकों के अलावा व्याकरण भी हमारे कोर्स में है, कुछ रचना के प्रश्न भी है। तो उन सब के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार पूछे जाएंगे, किस प्रकार हमको उत्तर लिखना है, उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें इसमें चर्चा होगी। तो पहले देखिए हमारे पाठ्यक्रम में कौन से भाग से कितने अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपठित बोध, अपठित बोध का मतलब हो गया इसके अंतर्गत अपठित गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न आते हैं वो 12 अंक के आएंगे। ठीक है। निबंध 5 नंबर का आता है, ये पत्र जो रचना से संबंधित है वो 4 नंबर के, व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। इसी प्रकार अभिव्यक्ति माध्यम जो इस साल जुड़ा है तो उससे संबंधित 7 नंबर के प्रश्न हमको करने हैं। आरोह 32 नंबर की आती है, वितान 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नों के हिसाब से एक एक प्रश्न को समझते हुए। तो देखिए बालकों, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 12वीं में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात एबेसद जिनमें उत्तर देने हमको उस प्रकार के प्रश्न भी वो पूछेंगे और उनकी संख्या रहेगी कुल 12 अंक। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 अंक के रहेंगे, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का। अपठित गद्यांश, इसमें एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, अपठित अर्थात जो कभी पढ़ा नहीं हो, इस प्रकार का एक गद्यांश दिया जाएगा। उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले तो डायरेक्ट पूछते थे, अब की बार ये सुविधा दे दी कि आपको विकल्प में अवैध भी मिलेंगे। तो उन अवैध में से ही हमको उनके उत्तर ढूंढने हैं। तो अवैध के संबंधित मतलब ये भी मान लो कि शीर्षक भी पूछा जाएगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक पहले तो हमको खुद को लिखना पड़ता था, अब 4 विकल्पों में से जो हमको लगे उचित कि हाँ ये गद्यांश इस दिशा में चल रहा है, उसके हिसाब से हम शीर्षक लिख देंगे। शीर्षक के अलावा जो व्यवहारिक व्याकरण के जो सामान्य व्याकरण जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2, जैसे पर्यायवाची पूछ लिया, विलोमी पूछ लिया। ये हमारे सीधे सीधे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो 1-2 प्रश्न की सामान्य जानकारी के व्याकरण के प्रश्न भी पूछेंगे। बाकी जो प्रश्न है वो सब उस गद्यांश के अंदर ही उनके उत्तर सम्मिलित रहेंगे, उनमें से हमको ढूंढ करके उनके उत्तर लिखना है। ऐसे कुल 6 प्रश्न हमसे पूछेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अपठित पद्यांश से भी वही बातें पूछी जाएगी, शीर्षक पूछे जाएंगे और शीर्षक के अलावा जो नई बात जुड़ेगी वह जुड़ेगा अलंकार, कि कौन सा अलंकार है इसमें। कोई पंक्ति उस अपठित पद्यांश की कोई पंक्ति देंगे और उसमें से हो सकता है कोई प्रश्न पूछे कि अलंकार कौन सा है। तो हमको अलंकार का या अन्य कोई व्याकरण संबंधी सामान्य प्रश्न है वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी 6 अंक का रहेगा। इसमें भी शीर्षक का प्रश्न पूछा जाएगा, तो शीर्षक इसमें भी छांटना है। ये शीर्षक किस प्रकार छांटते हैं, अपठित गद्यांश किस प्रकार हल करते हैं, इसका भाग मैं पहले ही बना चुका हूं, उनको आप देख सकते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया अवैध वाले, अति लघुत्रात्मक का मतलब हो गया एक शब्द या एक पंक्ति के उत्तर देने। तो एक शब्द या एक पंक्ति के जो प्रश्न पूछेंगे वो कहां से पूछेंगे। तो देखिए एक प्रश्न आएगा पहला, पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली में पहले तो क्या था कि इंग्लिश के कुछ शब्द दे दिए जाते थे, उन इंग्लिश के शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना होता है, वह अब भी देंगे। लेकिन अब एक अलग से जोड़ दिया कि एक प्रश्न ऐसा भी देंगे जिसकी हिंदी लिखी होगी, हमको इंग्लिश लिखनी होगी। तो दोनों तरीके से एक पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक में तो इंग्लिश दे करके अर्थ पूछेंगे और एक में अर्थ दे करके इंग्लिश पूछेंगे।
इसलिए तैयारी हमको विशेष रूप से करनी है। वैसे पारिभाषिक शब्दावली में जो महत्वपूर्ण अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस तरह की शब्दावली को मैं लिख करके आपको एक बार एक भाग बना दूंगा। अब आता है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, जो संचार माध्यम के साधन है, जैसे प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इनसे संबंधित कुछ एक प्रश्न पूछ लेंगे, तो उसका भी उत्तर हमको देना है, ठीक है। और गद्यांश व पद्यांश भाग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कुल पूछे जाएंगे 11 प्रश्न। 11 में से 2 तो हो गए पारिभाषिक शब्दावली के, एक हो गया अभिव्यक्ति और माध्यम का, और इसके बाद में एक हो गया लेखक और कवि परिचय संबंधित 2 प्रश्न इसके हो गए। और शेष जो बचेंगे वो गद्यांश पद्यांश भाग से पूछ लिए जाएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो 2 प्रश्न अब लेखक और कवि परिचय में से क्या पूछेंगे कि इस कवि की कोई 2 रचनाओं के नाम बताइए, इस कवि का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, इस तरीके के जो प्रश्न है उनका छोटा सा उत्तर हमको देना है, तो ये इसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब आती है लघुतरात्मक प्रश्नों की बात, जिसका उत्तर लगभग हमको 40 शब्दों के आसपास देना है। उत्तर सीमा लगभग 40 शब्द के आसपास रहेगी उसकी। इसमें कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 प्रश्न का मतलब हो गया कि 4 से लेकर 12 नंबर तक, अर्थात प्रश्न नंबर 4 से लेकर 12 तक। और यहाँ तक था, पहला प्रश्न देंगे अपठित को, गद्यांश को, दूसरा प्रश्न हो गया अपठित पद्यांश, तीसरा प्रश्न हो गया अति लघुतरात्मक, जिसमें कुल 11 प्रश्न पूछे गए। अब आता है लघुतरात्मक प्रश्न, इनके सबके अलग अलग क्रम दिए गए हैं। तो 4 से लेकर 12 तक के जो प्रश्न हैं वो सभी 3-3 अंकों के रहेंगे। अब 3-3 क्या, 2-2 अंकों के प्रश्न रहेंगे। ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है ये 2-2 अंकों के आने वाले हैं, 40 शब्द के आसपास इनके उत्तर देने। तो ऐसे ही अभिव्यक्ति और माध्यम के कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 आपको दे रखा है कि अभिव्यक्ति और माध्यम के 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभिव्यक्ति माध्यम के 7 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर देखो 3 6 नंबर तो ये हो गए, और 1 नंबर अभिव्यक्ति माध्यम का यहाँ पर हो गया, कुल हो गए 7 नंबर। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न यहीं पर पूर्ण हो गए। फिर आता है पद्यांश भाग से कोई भी 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पद्यांश भाग का मतलब जो काव्य खंड है, उसमें से जो काव्य खंड के अंतर्गत पाठ आते हैं, आत्म परिचय, पतंग, बात सीधी थी, इस तरह के जो पाठ हैं उनको हम पद्य भाग बोलते हैं। तो उन पद्य भाग से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार गद्य भाग से, जिसके अंतर्गत हमारे भक्तिन और ये बाजार दर्शन जो पाठ पढ़े, काले में का पानी दे, वो गद्य भाग में, उनसे भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 4-4 अंक के ये हो गए। वितान को भी इसमें शामिल किया गया है लघुतरात्मक प्रश्नों में, तो वितान के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तो अभिव्यक्ति और माध्यम की, बाकी सब में से 2-2 प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि निबंधात्मक प्रश्न पेपर हो और निबंधात्मक प्रश्न नहीं आए, ये तो संभव ही नहीं। तो निबंधात्मक प्रश्न भी कुछ पूछे जाएंगे। तो निबंधात्मक प्रश्नों का नंबर रहेगा 13 से 16। कितने प्रश्न हो गए? कुल 4 प्रश्न। 4 प्रश्न कितने कितने नंबर के? 3-3 अंक के। 3-3 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 3-3 अंक के प्रश्न पूछ लिए तो 3-3 अंक में लिखना भी ज़्यादा है। वैसे मॉडल टेस्ट पेपर में हमारे सामने लिखा हुआ है 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। अगर इस तरीके से 250 शब्द लिखे हुए तो 250 शब्दों में हमको उत्तर देना है। तो उसमें बड़े बड़े प्रश्न हमसे पूछेंगे। तो एक तो प्रश्न आएगा गद्य भाग से, एक प्रश्न पद्य भाग से, लेकिन एक विशेषता और रहेगी इसमें। वो विशेषता क्या रहेगी कि विकल्प के साथ, अर्थात अथवा में एक प्रश्न और देंगे। तो जब अथवा में एक विकल्प के साथ एक प्रश्न और देंगे तो हमारी थोड़ी सहजता बढ़ जाती है और हम सहजता से उसको हल भी कर लेते हैं। ठीक है, एक में से कोई सा तो प्रश्न आएगा हमसे, दोनों में से एक प्रश्न तो आएगा। पद्यांश भाग में भी अथवा के साथ एक प्रश्न आता है, वितान में भी अथवा के साथ एक प्रश्न देंगे। 2 विकल्प रहेंगे, एक दोनों में से एक हमको करना होगा। तो यहां पर एक प्रश्न और जोड़ा है, वो भी 3 नंबर का, लेखक व कवि परिचय। इसमें हमको संक्षिप्त उसकी पूर्ण जानकारी लेखक की देनी है। या तो सामान्य प्रश्न पूछ रहे लेखक का,
लेखक और काव्य से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ तो सामान्य प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमको पूर्ण रूप से उसका उत्तर देना है। तो कवि का परिचय दीजिए, जैसे हरिवंश राय बच्चन का परिचय दीजिए अथवा महादेव वर्मा का परिचय दीजिए, दोनों में से किसी एक को देना है। तो एक अथवा में गद्यांश का भी आएगा और पद्यांश का भी आएगा, चाहे तो दोनों में से एक जो भाग है हम कंप्लीट पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है 17वां, सप्रसंग व्याख्या। ये गद्यांश भाग से पूछी जाएगी। अब 17वें प्रश्न का जो अंक निर्धारण है, सप्रसंग व्याख्या हम कई बार करते आए शुरू से, इसमें लिखा गया 2 + 4, अर्थात 2 नंबर का तो हमको प्रसंग जो लिखेंगे उसको किस तरीके से लिखा उससे हम 2 अंक प्राप्त कर रहे हैं, और व्याख्या और विशेष जो लिख रहे हैं उससे हम 2 अंक प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर 6 अंक इसमें प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार सप्रसंग व्याख्या पद्यांश भाग से, ये भी प्रसंग और व्याख्या 2 + 4 का है। अब रचना में बात आती है कि रचना में क्या, जैसे रचना में हमारे सामने शामिल है विज्ञप्ति, निविदा, कार्यालय पत्र या अधिसूचना, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा अथवा में। अथवा का मतलब एक विकल्प भी उसमें रहेगा कि दोनों में से कोई एक करना है, तो वो 4 अंक का पूछा जाएगा। वैसे निविदा और सप्रसंग व्याख्या हल करने का तरीका इन पाठों का सभी का लगभग मैंने अध्ययन करा दिया है, और निरंतर आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। वैसे सुविधा के लिए मैं आई बटन में दे दूंगा। और भी कोई जानकारी विशेष रूप से जो परीक्षा के लिए उपयोगी है और हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसी जानकारी भी मैं समय समय पर आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो ठीक है, इसके बाद में आता है निबंध। निबंध में हमको 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, और निबंध हमसे कोई भी अपरिचित नहीं है। तो निबंध का कमी क्या है निबंध की कमी क्या है, हम उसका अभ्यास नहीं करते। अगर हमने निबंध का अभ्यास किया, व्यवस्थित तरीके से अभ्यास किया, तो हमारा परिणाम भी अच्छा होगा। व्यवस्थित सुव्यवस्थित निबंध लिखने का तरीका मैंने बता रखा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पेपर का प्रारूप रहने वाला है। मॉडल टेस्ट पेपर ये जारी किया बोर्ड ने, उसके हिसाब से ये जानकारी दी गई है। और जिस प्रकार का ये मॉडल टेस्ट पेपर है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार जो है आप हिंदी में बहुत अच्छे अंक लाओगे और अच्छा परिणाम दोगे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।